A warm welcome to all of you in Ideas Academy। आप सभी लोगों का Ideas Academy में स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर भूमिका वाशनी। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था आइसोलेशन ऑफ साइकोफिलिक बैक्टीरिया फ्रॉम अ मिल्क सैंपल, और इसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे आइसोलेशन ऑफ हेलोफिलिक बैक्टीरिया फ्रॉम अ फूड सैंपल। जो हमारी हेलोफिलिक बैक्टीरियाज होती हैं, जो हमारे जिन्हें हम सॉल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, उनका आइसोलेशन हम देखेंगे फ्रॉम अ फ्रूट सैंपल। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं इन अ फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Halotolerant and halophilic microorganisms able to live in a saline environment offer a multitude and actual और potential application in various field of biotechnology। देखिए, ये जो हमारे salt tolerant microorganisms होते हैं, इन्हें हम हेलो टॉलरेंट, इसके अलावा हेलोफिलिक, हेलोटॉलरेंट एंड हेलोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। और ये वो माइक्रोऑर्गेनिज्म या फिर वो बैक्टीरियाज या फिर वो फंगस होती हैं जो हमारी सॉल्ट मतलब जो सलाइन इन्वायरमेंट का मतलब ये है वो इन्वायरमेंट यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, वहां पे इजीली ग्रो कर लेते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में इजीली ग्रो कर जाते हैं, उनको हम हेलोफिलिक या फिर हेलो टॉलरेंट या फिर सॉल्ट टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और इनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसका सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं, बायोपॉलीमर such as biosurfactants and exopolysaccharide are of interest of microbial enhance the ऑयल रिकवरी। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ये बहुत सारे सरफेसवेंट एंड एक्सोपॉलीसैकेराइड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करते हैं और उन प्रोडक्ट को जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको पहले हम प्यूरिफाई कर लेते हैं। प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसका हम यूज करते हैं फॉर अ ऑयल रिकवरी। ऑयल रिकवरी में हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है और उसकी तरह से यूज भी करते हैं एज अ बायो सरफेस रेंट की तरह। इसके अलावा अदर यूजफुल बायो सब्सटेंस आर एंजाइम्स such as new isomerase hydrolase that are active and stable at a high salt content। इसके अलावा देखिए, पहले तो ये एक्सोपॉलीसैकेराइड और बायो सरफेस रेंट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे यूजफुल एंजाइम सच एज आइसोमरेज एंड हाइड्रोलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो आइसोमरेज और हाइड्रोलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, इन एंजाइम के अंदर हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट में रहने की या फिर उनमें अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है, हेलो टॉलरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले अ एसेंशियल रोल इन फूड बायोटेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेटेड रूट्स एंड फूड सप्लीमेंट्स। इसके अलावा जो हमारी फूड बायोटेक्नोलॉजी है उसमें भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें द डिग्रेडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी एंड अदर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमोफेज। देखिए, इसके अलावा जो भी जैसे मान लीजिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये बहुत सारे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के रिडक्शन में और उनके डिग्रेडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये ऑर्गेनिक जो पॉल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को भी ये क्या करते हैं, ये करते हैं रिड्यूस। इसके अलावा जो भी आज का जो हमारा प्रेजेंट इन्वायरमेंट है वो हमारा बायोफ्यूल, बायोगैस मतलब कि बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस की तरफ मूव कर रहा है।
तो उन बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ हमारे एप्लीकेशंस हैं सॉल्ट टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब हम देखते हैं कि हम उन्हें फूड सैंपल से कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी आइसोलेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें फूड या फिर मिल्क का सैंपल चाहिए, न्यूट्रिएंट अगार चाहिए जिसमें हमारा 0 या तो 2 या तो 5 या फिर 10% सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा एक पोटैटो डेक्सट्रॉप अगार चाहिए जिसमें 2.10 ये 10% सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि यही है कि हमारी जो मीडियम है उसको सेलाइन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा NaCl की वजह से। इसके अलावा पेट्री प्लेट्स, फॉस्फेट बफर, सेलाइन, वैक्स मेकिंग पेंसिल, स्टेराइल पाइपेट, मैकेनिकल पाइपेटर, ग्राम स्टेनिंग रिएजेंट एंड लैक्टोफिनॉल, कॉटन ग्लू स्टेन एंड स्लाइड। तो ये सारे मटेरियल की है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ होलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखते हैं अब इसका प्रोसीजर क्या है। Take a 10 gram of food sample and dilute it in a 90 ml of phosphate buffer saline. Make further dilution up to 1000 to 10,000 times. Next, pour portion of 1 ml of diluted sample from an appropriate dilution on a sterile petri plate under an aseptic condition, and finally pour on nutrient agar and potato dextrose agar. Next, incubate the plate at 37 degrees centigrade 2 to 3 days for bacteria and 20 to 30 degrees centigrade for 5 to 7 days for fungus. Next, transfer the colony of Na and PDA sealant, incubate at a respective temperature, and finally store in a refrigerator for their identification. Next, perform a gram staining, spore detection test, biochemical test for the identification according to the Verghese number. तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ हेलोफिलिक बैक्टीरिया फ्रॉम अ फूड सोर्स। तो अब हम इसकी पूरी प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फूड सैंपल, देखिए हमने लिया फूड सैंपल। फूड सैंपल इसीलिए हमने लिया क्योंकि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है सॉल्ट, और इसी सॉल्ट की वजह से जब ये फूड खराब हो जाता है या सड़ जाता है तो स्पॉइलेज इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसी को एज अ सैंपल लिया है और इसे अपने लैब में टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 10 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं 90 ml, मतलब एक पेट्री प्लेट्स में 90 टेस्ट ट्यूब्स में 90 ml फॉस्फेट बफर। ठीक है, ये लेने के बाद फिर हम यहाँ पे करते हैं इसका सीरियल डाइल्यूशन। ये करते हैं हम 1000 से लेके 10,000। ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे 10 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं तो 10 टेस्ट ट्यूब्स हमने ले ली। उसके बाद जो हमारी लास्ट की 3 टेस्ट ट्यूब्स होती है, 8 नंबर वाली, 9 नंबर वाली और 10 नंबर वाली, इसमें सबसे क्लियर हमें देखो जो पहला वाला है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सैंपल है उसमें डाइल्यूशन कम है, और जो सबसे क्लियर जोन हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिलेगा जो इजीली हमें ये बता सकता है कि इसमें कितने माइक्रोनिज्म है कितने माइक्रोनिज्म नहीं है, तो वो यही 3 है। और इसमें भी जो हमारी 10 नंबर वाली है वो सबसे बेस्ट है क्योंकि हमने डाइल्यूशन किया है ना। डाइल्यूशन करने में क्या किया है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम किया है और अपने सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया है। ठीक है, इस वजह से। और ये आपने सीरियल डाइल्यूशन पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो इसीलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस यहाँ नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 to 9%। अब हमने लिया एक पेट्री प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे एक में हमने ले लिया ये
एन, और इसके साथ हमने डाला है अपना सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ इन्हीं 10 टेस्ट ट्यूब से जो हमने लिया है उसी से हमने 1 ml सैंपल लिया और यहाँ पे इसकी कर दी स्प्रेडिंग। ठीक है, स्प्रेडिंग करने के बाद हमने इसको दे दिया इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बैक्टीरिया के केस में 2 से 3 दिन का। ये है फॉर बैक्टीरिया, एंड 5 to 7 days फॉर फंगस। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब हमें यहाँ पे इसके बाद ग्रोथ मिली होगी, उस ग्रोथ से हमने कुछ भी जो कॉलोनी पिक की हमने कुछ, मतलब मान लो यहाँ पे हमें मिली, इसकी रिजल्ट से हमें मिली ये कुछ कॉलोनी, ये सपोज करो हमें ये कॉलोनीज मिली। ठीक है, अब ये कॉलोनी जब हमें मिली तो अब हमने क्या किया, इन कॉलोनी को यहाँ से पिक किया, और पिक करने के बाद यहाँ पे हमने पोटैटो डेक्स्ट्रम अगार मीडिया यूज किया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे NaCl भी डाल दिया, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इन जैसे मान लो ये हमने इसको दे दिया, मैं आपको कलर से बताती हूँ, इसे हमने दे दिया 1, इसे दे दिया 2, इसे दे दिया 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा हमने 7 बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर लिया। 7 बैक्टीरिया को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम 7 ही इसकी पैटी प्लेट्स बनाएंगे। कितनी बनाएंगे? 7, और 7 बैक्टीरिया प्लेट्स बनाने के बाद इसमें से एक एक बैक्टीरिया को एक एक बैक्टीरिया प्लेट से स्ट्रिक करेंगे। जैसे ये वाला लिया, इसको स्टिक कर दिया इस तरीके से, ये हमारा हो गया पहले बैक्टीरिया के लिए। फिर ऐसे ही दूसरे के लिए, ऐसे तीसरे के लिए करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये के लिए हो गया 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और इन्हें हमने एक को इस तरह से स्टिक कर दिया। इसी तरीके से हम इसकी पूरी कर देंगे। ये ऐसे दिखा देंगे आपको स्टिकिंग, और फिर जो बैक्टीरिया हमारे इस पे ग्रो करेंगे इन्वायरमेंट में, उसको हम पिकअप कर लेंगे। मान लो हमारा ये अच्छी ग्रोथ, एक फर्स्ट नंबर की अच्छी ग्रोथ आई, सेकंड की अच्छी आई, फोर्थ की अच्छी आई, एंड ये फिर अच्छा 1, अच्छा ये 2 नंबर है, सॉरी 2, 3, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, और ये मान लो 7 नंबर, ये हमने 7 ले लिया इसको। अब हमारी सबसे अच्छी ग्रोथ फर्स्ट स्टेप पैटी प्लेट्स में आई, थर्ड में आई, फिफ्थ में आई, और सेवेंथ में आई। इसमें हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ आई, और इनमें सेकंड में, फिफ्थ में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई, सिक्स्थ में। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सारी प्लेट्स को लेंगे। इसके बाद फिर से हम इन्हें मतलब जो ये वाला था हमारा, इसका प्लस ये पोटेशियम वाला पोटैटो डेस्कटॉप अगार, इन सबके बन कर लेंगे सिलेंट तैयार। ठीक है, फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे इसी की तरह। सिलेंट तैयार करने के बाद फिर से हम इसे इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद अब हम इसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देंगे स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, जिससे कि हम इसका जो अपना फर्दर जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हो वो हम परफॉर्म करें। चलो, तो अब हमने इस तरीके का ये पूरा प्रोसीजर को फॉलो करके हमने ये बैक्टीरिया तो आइसोलेट कर लिया,
लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि बैक्टीरिया जो हमने आइसोलेट किया है वो एक्चुअल में कौन सा बैक्टीरिया है या उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो उसके लिए फिर हम फर्दर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जैसे हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे, स्पोर डिटेक्शन टेस्ट करेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे। फिर हम ये सारे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और ये सारे टेस्ट में भी हम वर्गीस मैनुअल को फॉलो करेंगे। वर्गीस मैनुअल एक वो मैनुअल है जो हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से हम पूरे जो भी हमारा फूड सैंपल्स है उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर फंगस या फिर बैक्टीरिया को आइसोलेट कर देते हैं और आइसोलेशन के साथ साथ उसका वर्गीस मैनुअल की हेल्प से उसका आइडेंटिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने फूड सैंपल से अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एम है हमारा आइसोलेशन ऑफ सुगर टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ फ्रूम सैंपल। यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले हमने वो बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया जो हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर रहे थे, जो मिल्क की विकार जब मिल्क का हम पास्चुराइजेशन कर लेते हैं उससे जो हमें स्पॉइलेज होता है उससे बनते हैं, इसे हम कहते हैं साइकोफिलिक। नेक्स्ट हमने देखा सॉल्ट टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो सॉल्टी कंडीशन में ग्रो करते हैं। अब वो देखते हैं थर्ड नंबर जो सुगर इन्वायरमेंट में, जहां पे अगर इन्वायरमेंट में शुगर है तो इस शुगर इन्वायरमेंट में जो शुगर को टॉलरेट कर लेते हैं बैक्टीरिया, उनका आइसोलेशन देखेंगे हम फूड सैंपल से। फूड सैंपल में भी यहाँ पे जो हमारी स्वीट डिश होंगी उनको हम लेंगे एज अ सैंपल। ठीक है, तो अब हम इसी को देखते हैं। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वेयर अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हेल्प क्लासिफाई देम एज अंडर। देखिए यहाँ पे जो शुगर की टॉलरेंस है वो हमारे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि कितनी कंसंट्रेशन है कितनी कंसंट्रेशन नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब उसी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बेसिस पे हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा ऑस्मोफोबिक, ऑस्मोफिलिक, हेलोफिलिक एंड ऑस्मोडेरिक। तो ये हमारे 4 टाइप्स के क्या है इन्वायरमेंट है। जैसे सबसे पहले समझते हैं ऑस्मोफोबिक। ऑस्मोफोरिक क्या है? ऑस्मोफोरिक bacteria are those bacteria या those microorganisms that die of dehydration and subjected to sub, sub, subjected to substrate of high osmotic concentration। देखिए ऑस्मोफोरिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन या फिर हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे ग्रो नहीं करते। अगर हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी तो फिर ये डाई हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। नेक्स्ट ऑस्मोफिलिक बैक्टीरिया आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर दोज माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच इजीली ग्रो ऑन सबस्ट्रेट ऑफ हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ये वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे बहुत इजीली ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट है हेलोफिलिक represent those microorganisms that preferably grow in a high osmotic concentration produced by a dissolved salt। हेलोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे तो ग्रो करते हैं, लेकिन हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन किसकी होनी चाहिए? सॉल्ट की। अगर मान लो एक सैंपल है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है, पर वो जो कंसंट्रेशन हाई है वो है ड्यू टू सॉल्ट, तो इस कंडीशन में ये वाले माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोडेरिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरियाज या दोज माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो नॉर्मली ऑन अ सबस्ट्रेट ऑफ मॉडरेट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन प्रूव टू बी रेजिस्टेंट टू अ वाइड ऑस्मोटिक चेंज इन अ सबस्ट्रेट। देखिए ऑस्मोडेरिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे मॉडरेट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे इजीली ग्रोथ कर पाते हैं।
और अगर हमारे ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं वाइडली, तो इसके लिए भी ये रेजिस्ट करते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं बैक्टीरिया। तो अब हम देखते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस आइसोलेशन। मटेरियल में फूड सैंपल, वाईएम अगार, पेट्री प्लेट्स, वैक्स मेकिंग पेंसिल एंड इनिकुलेटिंग लूप्स। तो ये सारे मटेरियल्स होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ सुगर टॉलरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या है? Isolation of yeast by direct sticking on a media containing 2 or 40, 10, weight upon weight, ये हमारा तो इसके लिए हम सबसे आइसोलेट करते हैं यीस्ट बाय डायरेक्ट स्टिकिंग ऑन अ मीडिया कंटेनिंग ग्लूकोज, पॉलीपेप्टोन, माल्ट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट एंड अगार। और ये अगार 0.5% विद 0.3, 0.3, 0.2, तो इस तरीके का इसका पूरा कंपोजिशन लेते हैं। उसी कंपोजिशन में फिर हम एक मीडिया को अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। और मीडिया को प्रिपेयर करने के बाद हम इसमें प्यूरिफाई द आइसोलेशन स्ट्रीम बाय कन्वेंशनल स्टिकिंग टेक्निक यूजिंग द सेम मीडिया एज यूज्ड फॉर आइसोलेशन। जैसे हम नॉर्मली और बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए जो भी मेथड यूज करते हैं वो सेम मेथड यहाँ भी यूज करते हैं, पर यहाँ पे हम स्टिकिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको आइसोलेशन के आइसोलेट हमें कैसे करते हैं। टेस्ट फॉर शुगर टॉलरेंस। हमने यहाँ से अपना बैक्टीरिया आइसोलेट कर लिया। बैक्टीरिया कैसे आइसोलेट किया देखो, सबसे पहले हमने अपना फूड का सैंपल लिया, सेम फूड का सैंपल करने के बाद सीरियल डाइल्यूशन किया, सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद हमने अपना जो मीडिया लिया, और ये जो मीडिया है वो है हमारा वाईएम अगार मीडिया। इस वाईएम अगार मीडिया में हमारा 2 से 40% ये हमारा ग्लूकोज है 0.5% कंसेंट्रेशन का, और ये नहीं, ये 2.2 से लेके 40 ग्राम में हम ये लेते हैं ग्लूकोज। इसके अलावा 0.5 का पॉलीपेप्टोन, 0.3% मॉल्ट एक्सट्रैक्ट, 0.3% यीस्ट एक्सट्रैक्ट एंड 2.5% अगार। इन सारे को एक इतनी ही कंपोजिशन में लेने के बाद मीडिया प्रिपेयर कर लेते हैं और उस मीडिया को कहते हैं हम वाईएम अगार मीडिया। ठीक है, उसके बाद हम अपने सैंपल लेते हैं, सैंपल से हम यहाँ पे कर देंगे स्टिकिंग इस तरीके से। स्टिकिंग करने के बाद इसको फिर फर्दर आइसोलेट इंक्यूबेशन कर देंगे। इंक्यूबेशन करने के बाद हमें हमारी जो यीस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आइसोलेशन नहीं किया, यहाँ पे हमने यीस्ट का किया। यीस्ट हमारी क्या है? फंगस। ठीक है, यहाँ से हमने अपने यीस्ट को आइसोलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये शुगर को टॉलरेट कर सकती है या फिर नहीं। इसके लिए क्या करेंगे? यूज अ 4 काइंड्स ऑफ अगार मीडिया फॉर टेस्टिंग शुगर टॉलरेंस। शुगर टॉलरेंस को चेक करने के लिए हम यहाँ सिर्फ 4 टाइप्स के अगार मीडिया लेंगे। नंबर सेकंड, incubate, actively grow culture on a YM agar on a agar plate onto agar plate. Tightly close the plate and rubber band and incubate 26 degrees centigrade for 2 weeks and measure the diameter of each colony. देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इनको जो भी हमारा मीडिया है उसको हमने 4 काइंड्स के अगार मीडिया प्रिपेयर किए, जिसमें हमने जो शुगर थी उसके जो हमारा कंसेंट्रेशन था उसे वेरी कर देते हैं। और कौन सा अगार लिया है हमने? यहाँ भी वाईएम अगार मीडिया ही यूज किया है। और पर वहां पे हमने जैसे नॉर्मली तो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्टिंग करने के लिए हमें कंसेंट्रेशन को वेरी करना पड़ता है कि ये देखते हैं कि किसमें हाई कंसेंट्रेशन में ज्यादा ग्रो कर रहा है, कि लो में कर रहा है, कि मॉडरेट कमांड कर रहा है। तो इसी चक्कर से डिफरेंट हम कंसेंट्रेशन पे ले लेते हैं क्या? शुगर, मतलब जिसमें शुगर की कंसेंट्रेशन को हम वेरी कर देते हैं सारे चारों मीडिया में। उसके बाद फिर लेकिन मीडियम सेम लेते हैं वाईएम ही, पर वाईएम मीडिया में जो शुगर की कंसेंट्रेशन है मतलब कि ग्लूकोज की, इसकी अमाउंट को वेरी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद रबर बैंड से वाइट टाइटली क्लोज कर देते हैं पेट्री प्लेट्स को, पैराफ्रेम से पूरा सील कर देते हैं। सील करने के बाद
26 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 वीक के लिए इंक्यूबेशन दे देते हैं। फिर 2 वीक के बाद अपने सैंपल्स को निकालते हैं। सैंपल्स को निकालने के बाद फिर हम कॉलोनी को चेक करते हैं कि कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म से कितनी कॉलोनी में ग्रोथ किया और उनका डायमीटर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ये सेम लाइन रिपीट हो गई है। अब क्या है, सिलेक्शन ऑफ यीस्ट स्ट्रेन फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखिए वहां पे तो हमने ले लिया, यहाँ पे क्या, इन्वेस्टिगेट ऑल द स्ट्रेन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, एसिमिलेशन ऑफ मॉल्ट, गैलेक्टोज, सुक्रोज, रेफिनोज, लैक्टोज एंड नाइट्रेट ग्रोथ इन अ विटामिन सी एंड ग्रोथ एट 30, 40 एंड 42 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अब हमने क्या किया, हमारा जो इस वाले से हमें, देखिए यहाँ से हमने अपने स्ट्रेन को आइसोलेशन कर लिया। इस वाले टेस्ट से हमें ये पता चल गया कि इसमें इतना शुगर लेवल है और इतने पेस में ये ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि हम शुगर की कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं। शुगर की कंसंट्रेशन को वेरी करने के साथ हम शुगर को भी वेरी कर सकते हैं। मान लो एक सैंपल में हमने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, दूसरे में हमने गैलेक्टोज ले लिया, तीसरे में हमने माल्टोज ले लिया, चौथे में हमने लैक्टोज ले लिया या फ्रक्टोज ले लिया। तो ये भी हम कर सकते हैं और इसी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को और इन सब की कंसंट्रेशन को भी वेरी कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए और अपने रिजल्ट में वैलिडेशन लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा बैक्टीरिया इस सॉल्ट सुक्रोज के अमाउंट पे इस कंसंट्रेशन पे अच्छी ग्रोथ दे रहा है या बेकार ग्रोथ दे रहा है। अब ये सब हमने सारी चीजें कर ली। अब इसको करने के बाद फिर हम इसका करेंगे फर्मेंटेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अब जितनी भी हमने अपनी सारी स्ट्रेन हमें मिल गई, ग्लूकोज से भी मिल गई, गैलेक्टोज से भी मिल गई, फ्रक्टोज से भी मिल गई, लैक्टोज से भी मिल गई और कंसंट्रेशन की भी मिल गई। ठीक है, कंसंट्रेशन की भी मिल गई, इससे भी ले ली। अब फिर हम इसको फर्मेंटेशन के लिए देखते हैं कि कौन सी शुगर पे अच्छा खासा फर्मेंटेशन आएगा। ठीक है, अब फर्मेंटेशन के लिए करने के लिए क्या करते हैं, फिर से हम एक मीडिया प्रिपेयर करते हैं, पर मीडिया में हम ग्लूकोज को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन फॉर ग्लूकोज के फर्मेंटेशन के लिए हम इसको चेक करते हैं। तो अब हम ग्लूकोज को एज अ कार्बन सोर्स नहीं लेते हैं, उसकी जगह हम मेल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, रेफिनोज, लैक्टोज, ये सारे मीडिया में ले लेते हैं अपने सैंपल्स। इसके अलावा नाइट्रेट लेते हैं और विटामिन भी डाल देते हैं, कुछ विटामिन फ्री मीडियम, कुछ विटामिन भी डाल देते हैं। फिर अब हम यहाँ पे इसका क्या करते हैं, जो हमारा कार्बन सोर्स जैसे ये है माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, रेफिनोज, लैक्टोज, ये सारे हमारे कार्बन सोर्स हैं। नाइट्रेट हमारे नाइट्रोजन सोर्स है और विटामिन, ये सारी चीजें। तो अब हम अपने मीडिया को जो भी हमने स्ट्रेन ली है उसको इन सारे इन्वायरमेंट में ग्रोथ कराते हैं और डिफरेंट और 3 टेम्परेचर ले लेते हैं। मतलब मान लो सपोज ये हमने एक बैटरी प्रिपेयर की जिसमें हमने डाला माल्टोज। ठीक है, अब इस माल्टोज की हम 3 बैटरी प्रिपेयर करेंगे, 1, 2 और 3। तो एक ये हमारी माल्टोज की हो गई, एक हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई। इसको हम इंक्यूबेट करेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको हम ग्रो करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसे हम ग्रो करेंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब एक शुगर सैंपल की 3 बैटरी प्लेट्स और उन्हें 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे टेस्ट करेंगे। और इन टेस्ट करने के बाद जिसपे भी हमें सबसे अच्छी ग्रोथ आएगी तो हम इस बात को ये वैलिडेट करेंगे कि, और इससे हम ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये हमारी स्ट्रेन वाई है, ये इस माल्टोज में इस टेम्परेचर पे अपनी सबसे बेस्ट ग्रोथ दे रही है। तो इस तरीके से, और ये हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्मेंटेशन के लिए टेस्टिंग लगाएंगे। इसके साथ साथ फिर अगर हमें मान लो इसकी स्ट्रेनिंग वगैरह करनी है, वो सारे अलग प्रोसीजर हो जाते हैं, उनसे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने सैंपल, फूड के सैंपल से यीस्ट को आइसोलेट कर लेते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन भी कर लेते हैं।
तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.